चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष बाण का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आयोग ने उद्धव गुट की पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक माना है। चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट हो गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया। जून 2022 में उद्धव ठाकरे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए कमेटी सदस्यों के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस की जांच में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। इस बीच अदानी विवाद पर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोरोस के बयान को विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश बताया, तो कांग्रेस ने सोरोस से पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही बड़ा फैसला देने को कहा है कि इस चुनाव में नामित सदस्य यानी एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पार्टी लगातार नामित सदस्यों की वोटिंग का विरोध कर रही थी। इसी गतिरोध के चलते दिल्ली में मेयर के चुनाव को 4 बार टालना पड़ा था। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने मेघालय में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुकुल संगमा और कॉनराड संगमा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मेघालय में कई साल से 2 परिवारों का राज रहा है। इन दोनों परिवारों ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, बस भ्रष्टाचार कर मेघालय के गरीबों का पैसा खाया। मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बयान देकर लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भिवानी मामले के बहाने हिंदू राष्ट्र के समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों ने जुनैद और नासिर को मार डाला। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों को विवादित मसले पर बयान देने से मना किया है। गौरतलब है कि मनोज तिवारी ने बागेश्वर धाम में दबी जुबान से हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था। बीबीसी कार्यालयों में सर्वे पर आयकर विभाग ने कहा कि कुछ टैक्स भुगतानों में अनियमितताएं पाई गई हैं। आयकर विभाग का कहना है कि सर्वे के दौरान पता चला है कि बीबीसी ग्रुप के द्वारा आय कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई है। सर्वे के दौरान विभाग ने संगठन के संचालन से जुड़े जो सबूत इकट्ठा किए, उनसे साफ पता चलता है कि बीबीसी की विदेशी इकाइयों के जरिए हुए लाभ के कई स्रोत ऐसे थे जिन पर भारत में देय टैक्स नहीं चुकाया गया। हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर की मौत को लेकर जोरदार राजनीति हो रही है। अब इस मामले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि किडनैपर मोनू हरियाणा की बीजेपी सरकार का चहेता है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 2 युवकों की मौत को बजरंग दल से जोड़ना ठीक नहीं है। इस बीच राजस्थान के भरतपुर में दोनों युवकों के गांव में पंचायत बुलाई गई। आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कैसे बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जाती है। आप वर्षों से यह सुनते आ रहे होंगे कि हमारे देश को अस्थिर करने के पीछे कुछ विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, लेकिन आप कभी यह नहीं समझ पाते होंगे कि ये ताकतें कौन हैं, ये ताकतें कैसी दिखती हैं, ये ताकतें कैसे काम करती हैं और ये कैसे हमारे देश को कमजोर करती हैं। आज हम आपको इन विदेशी ताकतों का असली चेहरा दिखाएंगे और किसी भी देश को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको नाम बताऊं और चेहरा बताऊं उस ताकत का, आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि 3 तरीके होते हैं किसी देश को कमजोर करने के। पहला तरीका यह होता है कि आप हथियारों और सेना की मदद से उस देश पर हमला कर दीजिए, जैसे मुगलों के जमाने में हमारे देश में हुआ था। दूसरा तरीका होता है कि आप व्यापार के नाम पर उस देश में घुस जाइए, प्रवेश कर लीजिए और फिर उस देश को आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए, जैसा अंग्रेजों ने किया था जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में व्यवसाय करने के नाम पर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया पैसे के की ताकत पर, पैसे के दम पर, पैसा और हथियार दोनों के दम पर। और तीसरा तरीका होता है जब आप किसी देश को मीडिया, विचारधारा
के नाम पर तोड़ते हैं और किसी देश में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर देते हैं जो लोग अपने ही देश के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और एक दिन वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो देश को तोड़ देते हैं। आपने दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे देशों को टूटते हुए देखा होगा जहां पर विदेशी ताकतें बहुत सक्रिय थीं और उन्होंने उसी देश में रहने वाले एक बहुत बड़े वर्ग को जो है भटका दिया विचारधारा के नाम पर और फिर उन लोगों ने उस देश को तोड़ दिया। अब आपको नाम बताते हैं विदेशी ताकत कैसे काम करती है और चेहरा क्या होता है, आज पहली बार आपके सामने रख रहे हैं। उस चेहरे का नाम है जॉर्ज सोरोस। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनके लिए जॉर्ज सोरोस एक बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जो हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा रखने वाले लोगों को अलग अलग माध्यमों से पैसा देते हैं, मदद करते हैं, ताकि वो भारत विरोधी प्रचार कर सकें और भारत को कमजोर कर सकें। अभी हाल ही में उन्होंने यानी जॉर्ज सोरोस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि गौतम अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही पड़ेगा और अडानी विवाद से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की पकड़ कमजोर होगी और इससे 2024 में भारत में लोकतंत्र आने की उम्मीद है। तो बड़ी बात जो कह रहे हैं वो ये 2024 में भारत में लोकतंत्र आने की उम्मीद है, यानी उनका कहना है कि भारत में अभी लोकतंत्र नहीं है और 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अब तब भारत में लोकतंत्र आएगा। और ये सारी बातें उन्होंने जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कही। इसलिए सबसे पहले आप ये बयान सुनिए ध्यान से कि वहां पर बैठकर वो कैसे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और इस बयान में आपको किस तरह की फीलिंग आएगी, ये इस बयान के बाद हम आपको बताते हैं। जॉर्ज सोरोस को भारत की बड़ी चिंता है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसे लेकर जॉर्ज सोरोस बड़े दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि अडानी का ये जो मामला हुआ है ये नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ा भारी पड़ेगा, बड़ा महंगा पड़ेगा। वो ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2024 में बीजेपी हार जाएगी और तब भारत में लोकतंत्र की बहाली होगी। अब अगर आप ध्यान से जॉर्ज सोरोस की बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत का ही कोई विपक्षी नेता बात कर रहा हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बात कर रहा हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो जॉर्ज सोरोस इतनी दूर बैठकर भारत के एक विपक्षी नेता की तरह बात क्यों कर रहे हैं? अब आपको यह बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है और आज जॉर्ज सोरोस की यह कहानी आप सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी का हिस्सा आप भी हैं। आप भी जॉर्ज सोरोस की इस कहानी का एक किरदार हैं, बस फर्क इतना है कि आपको इसकी खबर नहीं है। इसलिए आज अगर आप अपने देश से जरा भी प्यार करते हैं, अगर आप के अंदर देशभक्ति का जरा भी जज्बा है, मैं ये नहीं कह रहा आप किस पार्टी के समर्थक हैं, आप चाहे बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, किसी और पार्टी के समर्थक हैं, चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी है, हम ये नहीं कहते कि देशभक्त होने के लिए आपको किसी खास पार्टी की विचारधारा की आवश्यकता है। आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, तब भी अपने देश से प्यार कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको अपने देश की चिंता है तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 92 वर्ष के जॉर्ज सोरोस अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम है सोरोस फंड मैनेजमेंट LLC, इस कंपनी के फाउंडर हैं और आज की तारीख में उनकी कुल नेटवर्थ है 8.5 बिलियन US डॉलर्स, यानी 70,418 करोड़ रुपए। यानी इस आदमी की जो नेटवर्थ है 70,000 करोड़ का आदमी है, ये काफी पैसे वाला है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब बड़ी बात यह है कि जॉर्ज सोरोस की ताकत उनका ये पैसा नहीं है, बल्कि उनकी ताकत है उनका वो NGO, उनकी वो फाउंडेशन जिसकी मदद से वो बहुत सारे देशों को पहले भी अस्थिर कर चुके हैं। और पिछले कुछ वर्षों से जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हमारा देश भारत है और जॉर्ज सोरोस के इस NGO का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और भारत में इस NGO का प्रवेश हुआ वर्ष 1999 में। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इस कहानी में
हमारी और आपकी इस कहानी में जॉर्ज सोरोस की एंट्री कब हुई? जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की एंट्री होती है 1999 में हमारे और आपके जीवन में। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक उनका ये एनजीओ ऐसी संस्थाओं और ऐसी ग्रुप्स को फंडिंग देता है जो अपने देशों में लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग जरूर होता है जिसके द्वारा लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुकानें चलाई जाती हैं और इन दुकानों के जरिए वहां की मौजूदा सरकार को और उन देशों को कमजोर किया जाता है। वहां बगावत के बीज बोए जाते हैं और ऐसी ही दुकानों को जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ हैं वहां से फंडिंग मिलती है। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह एनजीओ सिर्फ कुछ देशों में काम नहीं करता, बल्कि इस समय भारत समेत दुनिया के 70 देशों में जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ के ऑपरेशंस हैं। 70 देशों में जड़ें जमा चुका है ये एनजीओ। जॉर्ज सोरोस का सपना क्या है? वो अपना एक सपने की दुनिया में जीते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया वैसे चले जैसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इतने शक्तिशाली बन जाएं कि वो किसी भी देश को तोड़ने में सक्षम हो जाएं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि भारत में इस एनजीओ का कनेक्शन पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से है, अर्बन नक्सल से है, क्रिश्चियन मिशनरीज से है, ऐसे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से भी है जिन्हें भारत का लोकतंत्र हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जिन्हें भारत का संविधान हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जो कोविड के समय भारत के खिलाफ काम करते हैं, जिन्हें भारत में बनी कोविड की वैक्सीन पर कभी विश्वास नहीं होता, जिन्हें रफाल पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें भारत की किसी चीज पर विश्वास नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग है, हम अक्सर उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये गैंग नहीं है, ये एक विचारधारा है जिसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग रख दिया गया है। और इस तरह की विचारधारा के लोग आज आपने देखा होगा मीडिया में भी हैं, विपक्षी पार्टियों में भी हैं, एनजीओज में भी हैं, जो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं और हमेशा आपको यह बताते हैं कि भारत खतरे में है, भारत टूटने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ के तार कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि जॉर्ज सोरोस की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक जैसी क्यों आपके कानों को सुनाई दे रही है। आज हम एक एक करके सबूतों के साथ इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में आपको बताएंगे और इसकी शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस पार्टी से ही। कांग्रेस पार्टी को बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपके सामने रखनी ही पड़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। कांग्रेस पार्टी ट्रोल भी करेगी, लेकिन जो सच है वो सच है और आज देश के लोगों को ये समझना होगा। अब ध्यान से सुनिए। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने गैर कानूनी फंडिंग को रोकने के लिए जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब यह था कि क्योंकि यह एनजीओ गैर कानूनी तरीके से भारत में अलग अलग संस्थाओं को फंडिंग कर रहा था, इसलिए अब ये वॉच लिस्ट में रहेगा और इसे कोई भी फंडिंग रिलीज करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी, यानी भारत सरकार की नजर इस एनजीओ पर रहेगी। और यह एनजीओ आज भी इस वॉच लिस्ट में है और इस एनजीओ पर भारत को अस्थिर करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, सिर्फ आरोपों से बात नहीं बनती, सबूत कहां है? अब बड़ी बात यह है, आज जब हम इस एनजीओ की वेबसाइट पर गए, जो कि आप भी जा सकते हैं अगर चाहें, तो हमें पता चला कि सलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति इसी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है। अब सलील शेट्टी कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि यह व्यक्ति इस एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है और यह वही व्यक्ति है जो 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल था। यह उसकी तस्वीर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है, बीच में राहुल गांधी हैं और यहां पर ये सलील शेट्टी हैं जो जॉर्ज सोरोस की एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर खुद यह बताया है कि सलील शेट्टी पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ में सेक्रेटरी जनरल थे। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम जरूर सुना होगा और एमनेस्टी इंटरनेशनल वही संस्था है जिस पर हमारे देश में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। और वर्ष 2020 में इस संस्था ने भारत में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति भारत को तोड़ना चाहता है
उसके एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भारत को आखिर कैसे जोड़ रहे थे। देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की वेबसाइट है। अगर आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको सलील शेट्टी की तस्वीर नजर आएगी। सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट यहां पर आपको दिखेगा और जॉर्ज सोरोस के एनजीओ का ये वाइस प्रेसिडेंट है और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी यही व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन एक इत्तेफाक और देख लीजिए। एक और इत्तेफाक देखिए, भारत में आपको याद होगा फ्रांस का एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसका नाम है शेरपा एसोसिएशन। यह फ्रांस का सिविल सोसाइटी ग्रुप है। वही ग्रुप है जिसने पहली बार नवंबर 2018 में राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे। आपको याद होगा राफेल का मामला हमारे देश में बहुत बड़ा मामला बना था और 2019 के जब चुनाव होने वाले थे तब इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और राफेल को इतना बड़ा मुद्दा बनाने में फ्रांस की ये जो संस्था है जिसका नाम है शेरपा, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहा था कि राफेल की जो डील हुई है भारत में, इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं और इसके खिलाफ पहली बार फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में शेरपा ने शिकायत दी। बड़ी बात यह है कि इसी शिकायत के बाद भारत में इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया और तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए प्रधानमंत्री मोदी पर और बड़े बड़े सवाल उठाए। यानी फ्रांस के इस ग्रुप ने जो शिकायत दी अपने देश में, उसी शिकायत पर हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है का एक नारा इस्तेमाल किया था। आपको वो नारा याद होगा, चौकीदार चोर है। यह नारा राहुल गांधी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि तब उन्होंने आरोप लगाया था कि राफेल की इस डील में लगभग 60,000 करोड़ की डील थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी को यह बात किसने बताई? राहुल गांधी को शेरपा नाम की इस संस्था ने यह बात बताई और शेरपा नाम की इस संस्था ने फ्रांस में ही वहां के जो अपना जो सिस्टम है वहां पर उन्होंने इसकी शिकायत की। अब बड़ी बात देखिए, ये जो जॉर्ज सोरोस हैं ये कब एक्टिव होते हैं? जब हमारे देश में चुनाव होने वाला होता है उससे एक साल पहले जॉर्ज सोरोस की जो संगठन है ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले ये फ्रांस का जो संगठन है शेरपा, ये एक्टिव हो गया और अब 2024 का चुनाव होने वाला है तब भी जॉर्ज सोरोस सक्रिय हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस के जिस ग्रुप की शिकायत पर भारत में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने, उस ग्रुप में भी जॉर्ज सोरोस का वही एनजीओ निवेश करता है जिसके वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। एक प्रिंट आउट मैं लेकर आया हूं आज अपने साथ और इसमें अब मैं आपको वो प्रिंट आउट दिखाऊंगा। इसमें आप ये देख पाएंगे कि इस ग्रुप में जॉर्ज सोरोस का एनजीओ भी सहयोगी है और कौन कौन सपोर्ट करता है आज मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये देखिए, उसका एक प्रिंट आउट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप मैं इसको और आपको करीब से दिखाऊंगा। देखिए, अगर आप और इसको जूम इन करके दिखाएंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा। ये यहां आप देख सकते हैं, ये शेरपा नाम का वो फ्रांस का संगठन है और यहां उन्होंने लिखा है कि हमारे सपोर्टर्स कौन कौन है। देखिए, ये सपोर्टर्स के नाम हैं और सपोर्टर्स के नाम में मैं आपको बताता हूं। ये जो देखिए यहां जो मैंने ये जो पीले रंग में आप देखेंगे ये है, आप शायद पढ़ पाएंगे ध्यान से। देखिए, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये वाला जहां मेरी उंगली आप देख रहे हैं, ये शेरपा का सपोर्टर है। तो आपने देख लिया होगा, इसमें लिखा है शेरपा दी ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी वेबसाइट है। सपोर्ट हमें कौन कौन करते हैं? ह्यूमैनिटी यूनाइटेड, द फ्रीडम फंड और ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस शेरपा को सपोर्ट करती है। उसके बाद शेरपा फ्रांस में यह शिकायत दर्ज कराती है
कि रफाल की डील जो भारत सरकार ने की है उसमें भ्रष्टाचार है, और फिर राहुल गांधी उसे पिक कर लेते हैं और फिर उसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं चुनाव में और चौकीदार चोर है का नारा दे देते हैं। और फिर इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हैं। यहां आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमानों की डील को सही माना था और इस मामले में चौकीदार चोर है के नारे के लिए राहुल गांधी ने अदालत में आगे जाकर खेद भी जताया था। आपको यह भी याद होना चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन क्या हमारे देश के लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं या जॉर्ज सोरोस के संगठन जो कह रहे हैं उनकी बात मानते हैं? जॉर्ज सोरोस के एनजीओ पर अलग अलग संस्थाओं के जरिए पीएफआई को भी फंडिंग करने का आरोप है और पीएफआई आपको याद होगा वही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने पिछले साल ही बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई हमारे देश में प्रतिबंधित है, लेकिन पीएफआई को ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस मदद करती है। यहां हम कुछ कड़ियों को आपके सामने जोड़ेंगे जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आपको याद होगा वर्ष 2019 और 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून, जिसे अंग्रेजी में सीएए कहते हैं, सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस दौरान 24 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस ने स्विट्जरलैंड के डावोस में एक बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं, ऐसा कहा था जॉर्ज सोरोस ने। और नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत में लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, यह बयान दिया था जॉर्ज सोरोस ने। इसी भाषण में जॉर्ज सोरोस ने यह भी कहा था कि वो ऐसी राष्ट्रवादी ताकतों से लड़ने के लिए अपने एनजीओ के जरिए अलग अलग संस्थाओं को $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से 8,200 करोड़ रुपए की मदद देंगे। और यह ऐलान 24 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस ने किया था। अब जॉर्ज सोरोस ने 2020 में जो बयान दिया वो भी आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हमारे देश के विपक्षी नेता जैसा बयान देते थे। कांग्रेस पार्टी जो कहती थी और जॉर्ज सोरोस ने जो कहा वो बिल्कुल आपको उसमें समानता नजर आएगी। लेकिन इसके बाद 25 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम नाम के एक छात्र नेता ने सीएए के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह बयान दिया कि अगर 5 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो असम राज्य को भारत से अलग कर देंगे। और इस बयान के 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी 2020 को भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में यह बताया कि पीएफआई से बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए दिए गए हैं। और यह दस्तावेज आज मैं साथ लाया हूं जिसमें लिखा है कि पीएफआई के लोगों को कहीं से पैसा मिल रहा है और उनकी जो फंडिंग है वो कहीं से आ रही है। देखिए, ये ईडी का मैं पेपर लेकर आया हूं जिसमें लिखा है एनालिसिस ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें वो कहते हैं कि पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में अलग अलग जरिए से आए हैं। इन दीज बैंक अकाउंट्स कैश डिपॉजिट्स ऑफ 41.5 करोड़ वर मेड, जिसमें से 41.5 करोड़ तो कैश डिपॉजिट्स हैं और 27 बैंक अकाउंट्स ईडी बता रहा है जिसमें आए हैं, जिसमें 50% जो है विच रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स और 59 करोड़ हैज इंक्लूडेड कैश डिपॉजिट्स ऑफ ₹27 करोड़। अलग अलग उन्होंने नाम दिए हैं और बताया है कि इतना पैसा आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस पेपर में कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। आज हम नाम आपको नहीं बताएंगे, नाम जाने दीजिए, लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो देश के बहुत बड़े वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और ये तीनों वकील वो हैं जो इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाते हैं जो अक्सर सरकार के खिलाफ होते हैं। इस तरह के मामलों में जैसे पीएफआई जैसी संस्थाओं को जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह के वकील सुप्रीम कोर्ट में, उन ऐसे 3 बड़े वकीलों के नाम इसमें लिखे हैं। इनमें से एक वकील को 77 लाख रुपए दिए गए, दूसरे वकील के अकाउंट में 4 लाख रुपए गए, तीसरे के अकाउंट में 11 लाख रुपए गए और एक जो चार्जशीट में जो अक्यूज्ड हैं उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए गए। एक और है, एक और ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, उसमें 1 करोड़ 17 लाख गए और पीएफआई कश्मीर के अकाउंट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए गए हैं।
और ये इसमें से बहुत सारा पैसा बाहर से आया है। बड़ी बात यह है कि पीएफआई ने जिस मशहूर वकील को लाखों रुपए उसके अकाउंट में भेजे, उसी वकील को, ये इन वकीलों के नाम हम क्यों बता रहे हैं, उसी वकील को जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से 4 करोड़ 10 लाख रुपए की फंडिंग मिली। यानी जिन वकीलों का नाम यहां पर इस ईडी के दस्तावेज में आ रहा है, उन्हीं की, ये कहते हुए कि इन वकीलों को पीएफआई ने फंडिंग की है, उन्हीं वकीलों के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस की एनजीओ से भी पैसे जा रहे हैं, 4-4 करोड़। और हैरानी की बात यह है कि ये वकील अदालत में तीस्ता सेतलवाड़ का केस लड़ रही थी, जो गुजरात दंगों के मामले में याचिका लगाने वाले लोगों में से एक है। तो तीस्ता सेतलवाड़ की वकील के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस की कंपनी पैसा भेज रही है। क्यों भेज रही है? तीस्ता सेतलवाड़ कौन है? बड़ी बात यह है कि तीस्ता सेतलवाड़ की एक संस्था है जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, और यह संस्था असम में सबसे ज्यादा मजबूत है। और शर्जील इमाम ने भी असम को लेकर ही यह बयान दिया, और अगर 5 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तब उन्होंने कहा था कि तो असम को भारत से काट देंगे। यानी अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको भारत के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि भारत में कुछ एनजीओज हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पीएफआई जैसे संगठन हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, उनके लिए अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाले कुछ वकील हैं, और हमारे देश के कुछ नेता हैं। इन सब के आसपास आपको आज जॉर्ज सोरोस के फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स आपको नजर आएंगे। और उन्हीं वकील जो हैं, जो पीएफआई के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो तीस्ता सेतलवाड़ के लिए राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उन्हीं के अकाउंट में जॉर्ज सोरोस के यहां से पैसा आ रहा है। जॉर्ज सोरोस के भारत विरोधी कहानी की जो है वो कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे मीडिया हाउस और न्यूज की वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने के आरोप हैं। तो सोचिए, मामला यहां नहीं रुक रहा। हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारी न्यूज की वेबसाइट्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं जो इसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। अब पैसा क्या करने के लिए ले रहे होंगे आप समझ सकते हैं। वर्ष 2008 में जॉर्ज सोरोस की कंपनी और मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी ओमिडियार नेटवर्क के बीच एक डील हुई, जिसके तहत यह तय हुआ कि ये कंपनियां मिलकर भारत में निवेश करेंगी और बड़ी आबादी के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करेंगी। लेकिन बाद में यह आरोप लगे कि यह डील असल में भारत विरोधी ताकतों की मदद करने के लिए थी। आज ओमिडियार नेटवर्क जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है, और इस नेटवर्क ने भारत में 8,000 करोड़ रुपए अलग अलग एनजीओज में, न्यूज की वेबसाइट्स में और दूसरी संस्थाओं में निवेश किए हुए हैं। 8,000 करोड़। उदाहरण के लिए फ्रांस का एक एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इस एनजीओ में जॉर्ज सोरोस के इसी सहयोगी नेटवर्क ने पैसा लगाया है, और फॉरबिडन स्टोरीज ने ही एक नेटवर्क लॉन्च किया जो हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, आपने देखा होगा हमारे देश के विपक्षी नेता अक्सर आपको बताते हैं कि भारत जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे है और भारत में प्रेस को आजादी नहीं है। ये बार बार आपको बताया जाता है, और वो कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है जिसमें भारत और नीचे चला गया है। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में 150वें नंबर पर रखा गया है, जिससे आज आप पूरा खेल समझ सकते हैं। अब आप समझ जाएंगे कि प्रेस इंडेक्स फ्रीडम में भारत का स्थान हमेशा नीचे क्यों होता है। प्रेस इंडेक्स फ्रीडम जैसी संस्थाएं जो हैं वो भारत की हमेशा आलोचना क्यों करती हैं, और क्यों इस तरह की संगठनों में जब ये सर्वे करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो कहते हैं कि भारत में प्रेस को आजादी नहीं है, मीडिया को आजादी नहीं है, भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। यही वो संगठन है जो ये रिपोर्ट्स देते हैं, और इन संगठनों के पीछे जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। एक और उदाहरण आपको बताते हैं। स्वीडन में वीडेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी रेटिंग जारी करता है, लोकतंत्र को लेकर रेटिंग जारी करता है, और मार्च 2022 में इसने कहा कि भारत दुनिया के उन 10 देशों में आता है जहां की शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा तानाशाही है। यानी भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में तानाशाही है, और ये वीडेम की डेमोक्रेसी रेटिंग कहती है। वीडेम का जो रिश्ता है वो भी वही है जहां हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इन जैसी संस्थाओं में जब भारत को लेकर कोई रिपोर्ट जारी होती है
तो भारत का तो कोई चांस है ही नहीं कि भारत की कोई तारीफ हो जाए। और आप तक विपक्षी पार्टियां फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बार बार बयान देती हैं कि भारत में तो देखिए लोकतंत्र मर रहा है, फलानी संस्था की रिपोर्ट आ गई उसमें भारत का बुरा हाल है, फलानी संस्था की रिपोर्ट आ गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में तानाशाही है, भारत में प्रेस की फ्रीडम नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। और उस समय कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए भारत की मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए थे। यह शशि थरूर का ट्वीट मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए बड़ी स्क्रीन पर जरा अच्छे से देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा देखकर। शशि थरूर का ट्वीट देखिए। सैड टू नोट अ 23% डिक्लाइन in India's democracy rating by the globally respected V-Dem Institute since 2013। और यहां पर आप यह भी देख लीजिए कि इस खबर को किस वेबसाइट ने छापा। नाम लेना अब मेरे लिए यहां उचित नहीं होगा, लेकिन इस ट्वीट में देखिए कि शशि थरूर ने एक वेबसाइट का लिंक ट्वीट किया है। उस वेबसाइट ने, यह न्यूज की एक वेबसाइट है जो अक्सर भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करने के लिए जानी जाती है, उसी वेबसाइट का लिंक शशि थरूर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए भारत की जो रैंकिंग है वो गिर रही है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीडन के इस इंस्टीट्यूट में जॉर्ज सोरोस ने ही अपना पैसा लगाया हुआ है और खुद शशि थरूर जॉर्ज सोरोस के साथ तस्वीरें खिंचवा चुके हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ उनकी ये तस्वीर वर्ष 2009 की है, जब जॉर्ज सोरोस आखिरी बार भारत आए थे। यह देखिए उन्होंने ट्वीट किया है शशि थरूर ने, और उस समय कांग्रेस के कई नेताओं ने भी जॉर्ज सोरोस से मुलाकात की थी। देखिए शशि थरूर क्या लिख रहे हैं। मेट ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस, अपबीट अबाउट इंडिया एंड क्यूरियस अबाउट आवर नेबरहुड, ही इज फार मोर देन एन इन्वेस्टर, अ कंसर्न्ड वर्ल्ड सिटीजन। वो लिख रहे हैं कि यह सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, ये दुनिया के वैश्विक नागरिक ऐसे हैं जिन्हें बहुत चिंता है। इसके अलावा जब जॉर्ज सोरोस भारत आए उस समय जॉर्ज सोरोस ने चंडीगढ़ में फोरी नेहरू से भी मुलाकात की थी। अब देखिए फोरी नेहरू कौन है। फोरी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई के बेटे ब्रज कुमार नेहरू की हंगरी मूल की पत्नी थी, और जॉर्ज सोरोस का जन्म भी हंगरी में ही हुआ था और वो 17 साल तक हंगरी में रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का जन्म हंगरी में हुआ, वहां की सरकार ने ही वर्ष 2018 में जॉर्ज सोरोस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए, और हंगरी की सरकार तब वहां एक कानून लेकर आई जिसका नाम ही रखा गया स्टॉप सोरोस लॉज, ये नाम था। तो जॉर्ज सोरोस का जो अपना देश है हंगरी, उसी ने जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा रखा है। जॉर्ज सोरोस ने जैसे भारत में घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों को कानूनी मुकदमे लड़ने में आर्थिक मदद दी थी, ठीक वैसे ही हंगरी में भी घुसपैठियों की मदद करके जॉर्ज सोरोस ने वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें हंगरी में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा रशिया में भी जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध है और अमेरिका ने उन्हें अपने देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया है, और जॉर्ज सोरोस आज भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक पोस्टर बॉय बन चुके हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि जिस तरह रफाल और बाकी मामलों में विदेशी रिपोर्ट्स के पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ मिलता है, तो क्या गौतम अडानी के मामले में भी जॉर्ज सोरोस की कोई भूमिका हो सकती है? तो इसके पीछे भी हमें कुछ संकेत मिले हैं। जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग रिसर्च की कहानी में एक कनेक्शन मिलता है, और वो ये कि दोनों का ही बिजनेस मॉडल शॉर्ट पोजीशन का है। यानी जब कोई निवेशक किसी शेयर के टूटने पर दांव खेलता है तो इसे शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। और वर्ष 1992 में जॉर्ज सोरोस ने ऐसा ही ब्रिटेन की करेंसी के साथ भी किया था, और अब हिंडनबर्ग कंपनी ने भी अडानी की कंपनी के शेयर्स के साथ इसी तरह शॉर्ट सेलिंग की है। बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी के कई हिडन पार्टनर्स हैं जिनके बारे में इस कंपनी ने कभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इसलिए यह सवाल आज जरूर उठेगा कि कहीं इन हिडन पार्टनर्स में से एक जॉर्ज सोरोस तो नहीं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का यह शौक है कि वो पूरी दुनिया में इस तरह के एनजीओज संगठन बनाता है जो अपने आप को वॉच डॉग कहते हैं, और फिर उन संगठनों के जरिए वो देशों के सरकारों पर हमला करते हैं, वहाँ के लोकतंत्र पर हमला करते हैं, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों पर हमला करते हैं और पैसा बनाते हैं।
और उन देशों में, जैसा हमने कहा, उन देशों में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होते हैं उनसे मिल जाते हैं, उन देशों में जो विपक्षी नेता होते हैं उनसे मिल जाते हैं, ताकि विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर देश को कमजोर कर सकें। कुल मिलाकर कहें तो युद्ध दो तरह के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक युद्ध, जो इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है, जिसमें सेना और हथियारों का प्रयोग होता है। दूसरा होता है नैरेटिव वॉर, जिसमें हथियारों से नहीं बल्कि फेक नैरेटिव और धारणाओं से लोगों के दिमाग पर हमला किया जाता है, लोगों के विचारधारा को बदला जाता है और लोगों को उनके ही अपने देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे मुगलों ने जब भारत पर हमला किया तब वो हथियारों से हमें हराने में कामयाब हुए, बड़ी विशाल सेना लेकर आए थे। इसके बाद ब्रिटेन ने व्यापार के जरिए भारत को अपना गुलाम बनाया और अब नैरेटिव वॉर की मदद से जॉर्ज सोरोस जैसे लोग मीडिया को कंट्रोल करके भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं और यही बात आज भारत के हर नागरिक को समझनी है। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस क्या बोलते हैं, स्मृति ईरानी क्या जवाब देती है, उनकी जुगलबंदी है, ये उनका टूल किट है, उसमें हम क्यों जवाब दें। हमारा सवाल LIC के 33 करोड़ पॉलिसी धारकों की तरफ से है, हमारा सवाल पेंशन धारियों की तरफ से है, हमारा सवाल करोड़ों खाता धारकों की तरफ से है जिनका पैसा अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है। हमारी मांग उन सब की तरफ से है कि एक JPC होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो, सबके सामने जवाब आए। हम आपको यह बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथ से आज शिवसेना पूरी तरह से निकल गई या कह लीजिए फिसल गई। चुनाव आयोग ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना मान लिया है और शिंदे गुट को शिवसेना नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। यानी शिवसेना आज शिंदे की हुई, यानी धनुष बाण वाली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की हो गई और उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ ठाकरे परिवार का नाम बचा है। पार्टी चली गई। शिवसेना की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। 67 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के परिवार के हाथों से निकल गई और अब इस पार्टी की विरासत का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे, जो ठाकरे परिवार के सदस्य नहीं हैं लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं। चुनाव आयोग को यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछले साल शिवसेना पार्टी में 2 गुट बन गए थे, यानी शिवसेना टूट गई थी। एक गुट था एकनाथ शिंदे का, जिन्होंने पार्टी के ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लेकर तख्ता पलट कर दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का था, जिनके पास 56 में से सिर्फ 15 विधायक से भी कम बचे थे और इसकी वजह से तब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री के रूप में। और हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने पर उन्हें उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख आज उन्हें अपने पिता की पार्टी और अपने पिता की विरासत गंवाने पर हो रहा होगा, क्योंकि सरकारें स्थायी नहीं होती लेकिन पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह और पार्टी की विरासत स्थायी होती है। हालांकि आपके मन में आज ये सवाल जरूर होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी कैसे निकल गई, वो पार्टी जिसका गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था। इसका कारण है कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग में यह साबित ही नहीं कर पाए कि उनके गुट में जो नेता बचे हैं वही मूल शिव सैनिक हैं। यानी उनके पास बाला साहब ठाकरे से मिला ठाकरे नाम तो है लेकिन समर्थन नहीं है अपनी ही पार्टी के लोगों का। उनकी बनाई गई पार्टी और उनके नेता अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और वो सारे लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इसलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया कि इस आधार पर असली शिवसेना वही है जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर मूल नेताओं का समर्थन शिंदे के साथ है।
हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए भी घातक बताया है। जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि चुनाव आयोग ने इंसाफ किया है और यह फैसला लोकतंत्र की असली खूबसूरती को दिखाता है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। अब यहां दो बातें आपके लिए समझने वाली हैं। पहली बात यह कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनकी जो पहचान होती है उनका लोगो होता है, ठीक उसी तरह से जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके लिए भी उनका चुनाव चिन्ह ही उनका लोगो बन जाता है और इसी लोगो से ये पार्टियां वोटर्स के बीच पहचानी जाती हैं। जैसे आज बीजेपी की पहचान है उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, कांग्रेस की पहचान है उसका चुनाव चिन्ह हाथ या पंजा। वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तब तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र में चुनाव चिन्ह की ताकत नेताओं के चेहरे से भी ज्यादा है, क्योंकि भारत में लोग पार्टियों को चुनाव चिन्ह से ही पहचानते हैं और याद रखते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में चुनाव चिन्ह के लिए बहुत राजनीतिक संघर्ष हुए हैं और खुद इंदिरा गांधी को हाथ का चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी में काफी संघर्ष करना पड़ा था जब कांग्रेस पार्टी टूटी थी। यानी चुनाव आयोग का यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी कंपनी का लोगो आज उनसे छीन लिया गया, कंपनी का नाम भी छीन लिया गया, क्योंकि अब उनकी पार्टी ना तो शिवसेना कहलाएगी और उनका लोगो भी यानी उनका चुनाव चिन्ह भी अलग होगा। और जब वो नया चुनाव चिन्ह लेकर आएंगे तो न जाने वोटर्स उस चुनाव चिन्ह को पहचानेंगे भी या नहीं। अब बड़ी बात यह है, आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे प्रजातंत्र, असली लोकतंत्र कहेंगे या आप कहेंगे कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में जब जायदाद बढ़ती है तो पिता जो जायदाद छोड़कर जाते हैं वो बेटे को मिल जाती है, पिता की विरासत बेटे को मिल जाती है, जो जमीन होता है, रुपया पैसा, जायदाद होती है। लेकिन लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि पिता जो जायदाद, अपनी वैचारिक जायदाद, राजनीतिक जायदाद छोड़कर जाएं। जैसा मैं बता रहा था, संपत्ति के मामलों में तो बेटा जरूर अपने पिता का वारिस होता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में विरासत बेटे को नहीं बल्कि विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मिल जाती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और उद्धव ठाकरे, अब जो असली जो परीक्षा होगी उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की, वो तब होगी जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और तब हमें यह देखना होगा कि महाराष्ट्र का जो असली जमीन पर वोटर है, जो शिवसेना का कोर वोटर है, जो शिवसेना की विचारधारा को मानने वाला वोटर है, अब वो वोटर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाएगा या वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हुआ है। अब वहां के वोटर को यह तय करना है कि उसे धनुष और बाण के नाम पर वोट देना है, शिवसेना के नाम पर वोट देना है या ठाकरे परिवार के नाम पर वोट देना है। तो अब उनके सामने जो चॉइस है बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ है शिवसेना और दूसरी तरफ है ठाकरे परिवार का नाम, और वोटर को इन दोनों में से एक रास्ता चुनना होगा। बड़ा दिलचस्प होगा महाराष्ट्र में अगला चुनाव। हम ब्रिटेन के उस आर्थिक संकट का आपके लिए विश्लेषण कर रहे हैं आखिर में, जिसके कारण वहां रहने वाले भारतीय छात्र इस समय बहुत परेशान हैं। ये छात्र ना तो अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत लौट पा रहे हैं और ना ही ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में
महंगाई बहुत बढ़ गई है। संकट इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इन छात्रों को दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता है और इसी स्थिति में वो अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं आजकल। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रिटेन की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, यानी ब्रिटेन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहां पर अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। किसी भी देश में जब रोजाना जरूरत में आने वाली सामान्य चीजों की कीमत इतनी महंगी हो जाती है कि लोगों को वहां रहना मुश्किल हो जाए और उनकी कमाई की तुलना में खर्च ज्यादा हो जाए, तो इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कहते हैं। ब्रिटेन इस समय इसी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन इस संकट में जो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं वो हैं हमारे देश के छात्र जो वहां पर गए थे। भारत से ब्रिटेन पढ़ने आए इन छात्रों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया के विकसित और शक्तिशाली देशों की सूची में आने वाले इस बड़े देश में उन्हें खाने और रहने जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नसीब नहीं होंगी। लेकिन इस वक्त ब्रिटेन में ज्यादातर भारतीय छात्रों के सामने यही समस्या है। अभी तो क्या है, जैसे मैं घर से लेके आता, घर से खाने का लेके आया था नाश्ता, वो उससे एक काम चलाना पड़ता है। ऐसा है, अभी खुद से बनाना पड़ता है। मतलब शेयरिंग में मैंने अभी मेरे फ्रेंड के साथ जैसे रूम शेयर कर रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे को अभी बात करके उसको मैं और वो शेयरिंग में हम खाते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या एक ही टाइम खाना में करते हैं, हम 2 टाइम खाना नहीं खाते ऐसा। अच्छा। बस वही प्रोकट हम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत से ब्रिटेन जाने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2018-19 में भारत से करीब 26,685 छात्र ब्रिटेन आए थे, जबकि 2021-22 में ये संख्या बढ़कर 84,555 हो गई। यानी भारत से ब्रिटेन जाने वाले छात्रों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह है सितंबर 2019 में ब्रिटेन की तरफ से की गई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की घोषणा। इसे ग्रेजुएट रूट वीजा भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई भारतीय छात्र वहां अगले 2 साल तक रह सकता है। इस समय में वो कोई नौकरी ढूंढ सकता है, दूसरा करियर तलाश सकता है या फिर वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। इसके लिए उसे किसी जॉब ऑफर की जरूरत भी नहीं होती। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है।